नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण पब्लिक इंटरेस्ट की जीत का होगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट डूबने के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। पटियाल 3 दिन से यही सवाल सरकार से पूछ रहा था कि कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई से क्यों न कराई जाए। 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को क्या धोया। आज जांच पर हाईकोर्ट ने कौन कौन से सवाल खड़े किए और हाईकोर्ट की टिप्पणियों में केजरीवाल सरकार के लिए कौन कौन सी नसीहत छिपी है, इसका परीक्षण देखने के लिए पटियाल के साथ बने रहिए। दूसरा परीक्षण एनटीए को मिली सुप्रीम सलाह का करेंगे। एनटीए ने एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ग्लोबल लीक ना माना हो, लेकिन दोबारा कराने की इजाजत ना देने के बावजूद अपने फैसले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आइंदा गलतियों से बचने के लिए और एग्जाम के भरोसे को बरकरार रखने के लिए एसओपी बनाने और 7 सुधार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। 30 दिन के अंदर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में कौन सी रिपोर्ट पेश करनी होगी, यह जानने के लिए रहिए पटियाल के साथ। तीसरा परीक्षण दिल्ली में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की मौत का होगा। आशा किरण होम में 7 महीने के अंदर कैसे हुई 14 लोगों की मौत? क्या इसकी वजह कुपोषण है? दिल्ली की मंत्री आतिशी की चिट्ठी से यह सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने 14 मौतों का कारण जानने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मजिस्ट्रेट जांच करवाने के लिए कहा है। कितने घंटे के अंदर इन मौतों की वजह जांच करके बताने का हुक्म दिया गया है, यह जानने के लिए आप रात 9:25 तक रहें पटियाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आखिर किसकी शय पर यह हुआ? जांच में पुलिस ने एमसीडी के कितने अधिकारियों को जेल भेजा? हाईकोर्ट राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत की जांच क्या सीबीआई से करवाएगा? पटियाल के परीक्षण का सबसे पावरफुल इंपैक्ट। दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है? क्या हाईकोर्ट कोचिंग सेंटर के मामले की जांच सीबीआई को देगा? दिल्ली में मौत के बंकर की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर केस में आज पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी जीत हुई है। पटियाल की पावरफुल मुहिम पर हाईकोर्ट ने कैसे मोहर लगाई और हमारी मुहिम का इंपैक्ट क्या हुआ? 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अफसरों को किस तरह से झाड़ लगाई, कैसे उनको धोया? लापरवाह सरकार और अफसरों की कितनी गलतियां जज साहब ने आज गिनवाई? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अपने पहले परीक्षण में इन्हीं सवालों को सबूतों के साथ हल करेगा। दिल्ली सरकार और अफसरों को हाईकोर्ट ने जो आईना दिखाया है, उसमें उनके चेहरे पर धूल और बढ़ती हुई दिख रही है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर कौन कौन से सवाल खड़े किए हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर की 2 बड़ी बातें जान लीजिए। पहली, दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दूसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी से 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने यही मांग की थी। 3 स्टूडेंट्स की मौत के केस में क्यों ना अफसरों और सरकार पर हत्या का मुकदमा चले? दिल्ली पुलिस एमसीडी के अफसरों और फील्ड स्टाफ को कैसे जांच के दायरे से बाहर रख रही थी? सरकारी लापरवाही की जांच क्यों ना हो, जिसके कारण अभी भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में है। पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में सिर्फ आप लोगों की बात करता है। निडर होकर पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार से सीधे सवाल पूछता है। आगे यह पूछता भी रहेगा, क्योंकि पटियाल के लिए जनहित सर्वोपरि है। पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सीबीआई की जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी निगरानी होनी चाहिए।
सीबीआई का हम स्वागत कर रहे हैं, बट उसको एक्शन इमीडिएट चाहिए हमें। हमारी ये डिमांड थी कि ये जांच सीबीआई को सौंपे, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पे जांच होनी चाहिए और जो जांच हो वो स्टूडेंट के सामने आए। जो डिसीजन है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, ये तो बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने भी ड्राफ्ट दिया है उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हम टाइम पीरियड चाहते हैं कि कब होगा ये। जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम चल रहा है, बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे काम चल रहा है, कैसे काम नहीं चल रहा है। अब तक राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। एनक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी के जिम्मे है और ड्रेनेज की सफाई का भी। हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इस बात का एहसास बुधवार की सुनवाई के दौरान ही हो गया था। एमसीडी के सीनियर अफसर जूनियर अफसरों पर कार्रवाई करके अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं और पुलिस जांच में उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रही है। हाईकोर्ट दोनों ही डिपार्टमेंट से नाराज था, इसीलिए आज हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को सुनवाई के दौरान ही सिलसिलेवार तरीके से कैसे बेनकाब किया, पहले आप ये जान लीजिए। फिर दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट में हुई फजीहत का परीक्षण भी करूंगा। हाईकोर्ट में अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट के सवाल पर एमसीडी के वकील ने कहा कि फिलहाल इसे नहीं हटाया जा सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। इस पर दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि जांच का दायरा सीमित है, एमसीडी की कोई भी कार्रवाई हमारी जांच से बाधित नहीं होगी। एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को यह बताया कि सीमेंटेड रैंप और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन से मिट्टी भरने के कारण ड्रेनेज सिस्टम का होना ना होना एक जैसा है। इस पर जज ने यह पूछा पलटकर कि जिन अफसरों की लापरवाही से ड्रेन बंद हुआ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ड्रेनेज की निगरानी किन अफसरों का काम था? जिन अफसरों ने अपना काम नहीं किया उन पर एमसीडी क्या कार्रवाई कर रही है? इस पर एमसीडी का यह कहना था कि ड्रेन का बड़ा हिस्सा बंद है, छोटे नाले भी कनेक्टेड नहीं है। कोर्ट ने कहा अफसरों का काम इन्हीं बातों की निगरानी करना तो है। अगर अफसरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि ड्रेन को ठीक करवाने के लिए कितना खर्च आएगा? एमसीडी कमिश्नर बोले 2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कोर्ट ने कहा एमसीडी को अगर याद ना हो तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने पहले भी आदेश दे रखे हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं करवाया जाता। जब ऐसे निर्माण की इजाजत ही नहीं है तो एमसीडी के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन होने कैसे दिया? जेई और एई ने इसे कैसे बनने दिया? हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधी गलती एमसीडी की दिख रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी रिटायर्ड सीवीसी अधिकारी से करवाने की बात भी कही। कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आदमी काम बाहर करता रहता है दिल्ली में, है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास, और आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आए। कोर्ट ने ये माना कि साइंटिफिक तरीके से जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी आउट हो पा रही है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफर की गई। करप्शन का भी मामला हो सकता है, इसीलिए सीबीसी के सुपरविजन में ये मामला ट्रांसफर किया गया। हाईकोर्ट ने आज किसी को नहीं बख्शा, एमसीडी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद कोर्ट में राजेंद्र नगर हादसे की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की बारी आई। हाईकोर्ट ने पूछा हादसे के 7 दिन बाद भी ना तो पुलिस जांच में कोई तेजी नजर आ रही है और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने पूछा पुलिस की जांच अब तक गैर जिम्मेदार अफसरों तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस क्यों एमसीडी से जानकारी मिलने का इंतजार कर रही है? क्या ऐसे गंभीर मामलों की जांच इसी तरह से होती है? जज ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि एमसीडी कमिश्नर ने ड्रेन बंद होने की जो जानकारी दी है, क्या पुलिस ने इसकी जांच करके यह बात अपनी केस डायरी में दर्ज की है? जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा ना तो इन्वेस्टिगेशन अफसर ने अभी तक बंद पड़े नाले का निरीक्षण किया है और ना ही इस बात को केस डायरी में दर्ज किया है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा पुलिस कार वाले को अरेस्ट करने में व्यस्त थी, क्या इसलिए बंद पड़े नाले की इंस्पेक्शन का टाइम नहीं मिला? यहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का एक और बात याद कराने में कोई टाइम नहीं लगाया और वो ये बात थी कि 27 जुलाई को बेसमेंट में 3 स्टूडेंट क्यों डूबे और तीनों बच्चे बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की किरकिरी का सिलसिला यही नहीं थमा।
जज ने पूछा, स्टोरेज के लिए बने बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? क्या पुलिस ने इस पहलू की जांच की? दिल्ली फायर सर्विस की 1 जुलाई वाली रिपोर्ट में बेसमेंट का जिक्र स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने का था, तो 26 दिन में उसका इस्तेमाल बदल कैसे गया? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, क्या उसके मालिक से पूछताछ हुई? तो पुलिस ने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने जब यह कहा कि हमने एमसीडी से सवाल किए हैं, एमसीडी से हमने पूछा है कि आखिरी बार नाले की सफाई कब हुई थी, एमसीडी का कहना है कि नियमित सफाई होती है। यह सुनकर कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया, एमसीडी फाइलें क्यों जब्त नहीं की गई? यानी पुलिस ने एमसीडी की फाइलों को अभी तक क्यों जब्त नहीं किया? कोर्ट ने पुलिस को उसकी ताकत याद दिलाई। कहा, लोग पुलिस की ओर देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। कोर्ट को आखिरकार यह भी कहना पड़ गया कि वो दिल्ली पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है, उनके तरीके की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपनी होगी। फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई। दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को। सरकारी तंत्र जो दिल्ली का लोकल सरकारी तंत्र है, जो एमसीडी का तंत्र है, जो दिल्ली पुलिस है, इनके रवैये पे और इनके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया उस रवैये पे सवाल उठाया गया। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की जान जाने के बाद 2-3 दिनों तक दिल्ली सरकार में मंत्री, एमसीडी और बाकी विभाग अचानक बहुत एक्टिव नजर आने लगे थे। मीटिंग्स, गाइडलाइंस, निरीक्षण और दौरे हो रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट को इस भागदौड़ में कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई, ना तो एमसीडी के स्तर पर और ना ही दिल्ली पुलिस के लेवल पर। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में भी दिल्ली में एनक्रोचमेंट की समस्या और एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार और लापरवाही का हाल यह है कि जो बिल्डिंग सील की जाती है, थोड़े दिन बाद वो और बड़ी हो जाती है। बिल्डिंग में 2 से 5 मंजिलें बन जाती हैं। मालिकों को मालिक भी बदल जाते हैं उनके, पहले कोई मालिक होता है, फिर कोई दूसरा मालिक हो जाता है। कोई गड़बड़ी सामने आती है तो एमसीडी, डीडीए और बाकी एजेंसियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगती हैं। इस मामले में सीधी गलती एमसीडी की ही दिख रही है। हाईकोर्ट ने इसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पटियाल के हिसाब से यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा है, कभी कभी मामला जांच में कमी से ज्यादा आपसी भाईचारे का होता है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में एमसीडी के किसी अफसर पर कोई आंच नहीं आई। एमसीडी के भ्रष्टाचार से दिल्ली के बर्बाद होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोर्ट ने क्या कहा? पानी को यमुना तक जाने का रास्ता दिया जाए तो बाढ़ आ जाएगी। कुदरत किसी का इंतजार नहीं करती। दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट की नाराजगी की एक वजह और है। 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक एसयूवी मालिक को गिरफ्तार किया था। उसे अरेस्ट करने में पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की, लेकिन 7 दिनों में दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के अफसरों को गिरफ्तार करना तो दूर, किसी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। इसीलिए बात से नाराज हो गए हाईकोर्ट और आज दिल्ली पुलिस को यह कहा गया कि गनीमत है, जैसे आपने ड्राइवर को गिरफ्तार किया वैसे आपने पानी का चालान नहीं काट दिया। सोचिए, दिल्ली पुलिस पर इस तरह की टिप्पणी करना हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस की जांच पर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि आप बारिश के पानी का चालान भी कर सकते थे, वही कमी रह गई थी। पूरा मामला आपराधिक लापरवाही का है। आपने कीमती समय बर्बाद किया है, फाइल नहीं जब्त की। हो सकता है अब उन फाइलों को बदल दिया जाए। क्या इस तरह होती है जांच? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह सवाल पूछे। वैसे नेता हमेशा टोपी ट्रांसफर करने में माहिर होते हैं। राजेंद्र नगर हादसे में दोष की यही टोपी सरकार ने कोचिंग सेंटर के सिर पर ट्रांसफर कर दी थी। जांच रिपोर्ट में हादसे का पूरा कसूरवार कोचिंग सेंटर को ठहरा दिया गया था। छोटे अफसरों पर एक्शन ले लिया गया और बड़ों को क्लीन चिट दे दी गई, इस तर्क के साथ कि कोचिंग सेंटर ने नियम तोड़े जो हादसे की वजह बने।
दिल्ली सरकार की यह गलतफहमी हाईकोर्ट ने आज तसल्ली से दूर कर दी। सरकार की कौन कौन सी कमियां हाईकोर्ट ने गिनवाई और जज साहब ने किस किस मुद्दे को आधार बनाकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अब पटियाल हाईकोर्ट में लगी दिल्ली सरकार की क्लास के सबूत आपको दिखाएगा। कोर्ट ने सरकार से वही सवाल पूछे जो पिछले 3 दिन से पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में पूछ रहा है। जज साहब ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं, एक साथ मिलकर लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते आप लोग? कैबिनेट बैठक में नए प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं पर कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं रही है। कोर्ट ने यह बात शायद इसलिए कही क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद मार्च महीने से वो जेल में है और उसके बाद कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है और दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल से चल रही है। दिल्ली सरकार अक्सर कम फंड होने का हवाला देती है। जज ने इस पर भी सरकार को नसीहत दी, कहा आप सुविधाएं दीजिए, लोग पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जज साहब यही नहीं रुके, सरकार से पूछा अगर दिल्ली जैसी जगह में भी आप पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। केजरीवाल की मुफ्त वाली पॉलिसी पर भी आज कोर्ट ने फिर सवाल उठाए, कहा अगर मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी आधारभूत ढांचे को विकास नहीं मिलेगा। दिल्ली में खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जज साहब ने सरकार की और खिंचाई की। बोले आज आप एक बच्चे के घर से बाहर जाकर खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, डर लगता है कि कहीं नाला खुला होगा और वो उसमें गिर जाएगा, हादसा हो जाएगा और जान चली जाएगी। यानी ये हाल हो गया है दिल्ली में। जज ने दिल्ली सरकार को जनहित में एक सलाह भी दी, कहा आप भी कभी सूखा कभी बाढ़ की शिकायत करने लगते हैं, अगर बारिश का पानी बचे तो शायद अगले साल सूखा नहीं होगा। दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। यह सब कुछ हाईकोर्ट में हुआ। आप टाइमिंग देखिए, पटियाल के परीक्षण की यही रूपरेखा थी, यही सवाल थे और इन्हीं का हिसाब किताब आज अदालत ने दिल्ली सरकार से मांग लिया। इधर कोर्ट में दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे और उधर बीजेपी को हाथ मिल गया एक मौका सरकार को घेरने का। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरने की कोई भी मौका या घड़ी नहीं छोड़ी। दिल्ली इस समय भगवान भरोसे है। अगर नगर निगम और दिल्ली पुलिस ये ठान ले कि मुझे एनक्रोचमेंट नहीं होने देना है तो फिर नहीं होगा, फिर वो नाला कवर नहीं होता। और जहाँ तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो ये सवाल माननीय केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आज इतने दिनों से आप जेल में बंद हैं, लेकिन सिर्फ उस शीश महल को मैं खो ना दूं जिस राजमहल में मैं रहता हूं, उसकी सुविधाएं मुझसे ना चली जाएं। आपको अपने साथियों पे भरोसा नहीं है, बनाइए ना कि जिसे मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही? और अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो रहा तो सीधे सीधे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, उनकी मेयर जिम्मेदार है। हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ इस पर हम दिल्ली सरकार का पक्ष भी चाहते थे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई पक्ष नहीं आया है। अगर आएगा, कुछ बोलते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। बात स्टूडेंट्स की चल रही है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा अपडेट आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में एनटीए की गड़बड़ी पर डिटेल में फैसला सुनाया है। पब्लिक इंटरेस्ट में हम शुरुआत से ही नीट एग्जाम पर एनटीए की जवाबदेही पर उसे कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ये बताते रहे हैं कि एनटीए वक्त पर हरकत में आता और उन खामियों को कवर कर लेता जिसके कारण 24 लाख कैंडिडेट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा तो नीट का एग्जाम विवादों की चक्की में पिसने से बच जाता। नीट लीक का पैटर्न लोकल था, यह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम रद्द नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को सुप्रीम सीख जरूर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए को अपना ढुलमुल रवैया बदलना होगा, यह छात्रों के हित में नहीं है। एग्जाम कराने में ऐसी गलतियां फिर से ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को एक एसओपी बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से इसरो के पूर्व चीफ राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी के विस्तार पर भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए और सुधार रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर सबमिट करे। सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार की कमेटी को एग्जाम करवाने के लिए 7 चीजों पर काम करने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जाम की डेट आने से लेकर रिजल्ट तक पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन हो, एक एसओपी बनाई जाए, एग्जाम के सेंटर बनाने वाले सिस्टम की समीक्षा की जाए, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी निगरानी की जाए, एग्जाम पेपर्स को लाने और ले जाने की व्यवस्था में सुधार हो, स्टूडेंट्स की शिकायतों को निपटाने के लिए बेहतर सिस्टम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को दिए अपने फैसले को दोहराया। कोर्ट ने यह कहा, पेपर लीक की घटना केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित थी, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि देश में एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। यही बात पटियाल हमेशा कहता आ रहा है जब से नीट स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे कि एनटीए चाहता तो इन चीजों को रोक सकता था, और हमने पहले दिन से ही एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठाया, आज भी उठा रहे हैं। आज यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। दिल्ली में कैसे टूटी 14 बच्चों की जिंदगी की आशा, कुपोषण से कैसे विकास का निकला तमाशा। अब पटियाल स्वस्थ भारत में कुपोषण का परीक्षण करेगा। कुपोषण शब्द को सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि विकास की राह पर चल रहे भले चंगे भारत में कुपोषण अचानक कहां से प्रकट हो गया। इसकी पूरी पड़ताल आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आज कुपोषण क्यों सुर्खियों में आया। दिल्ली के रोहिणी में एक शेल्टर होम है और उसका नाम है आशा किरण। इसी शेल्टर होम में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 14 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। शेल्टर होम में मानसिक रूप से कमजोर लोगों को रखा जाता है, इसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। मौत की वजह क्या है? आशा किरण होम शेल्टर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पिछले 7 महीनों में 14 की जान चली गई? मुद्दा गंभीर है। दिल्ली सरकार अभी राजेंद्र नगर के बेसमेंट वाले केस में कोर्ट से झाड़ खा रही है, लेकिन कहीं शेल्टर होम वाला यह मामला भी सरकार की साख को दांव न लगा दे। इसीलिए 14 मौतों की मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट भी मांग ली है। दिल्ली में शेल्टर होम के कुपोषण का मुद्दा दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और उनकी चिट्ठी से ही ये बाहर आया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि आशा किरण होम में 14 लोगों की मौत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। आशा किरण शेल्टर होम किस लिए बनते हैं, इनमें कौन से लोगों को रखा जाता है, अब आप ये जान लीजिए। आशा किरण मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए दिल्ली सरकार की सुविधा है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण डिपार्टमेंट के अधीन ये चलाया जाता है। साल 1989 से दिल्ली में आशा किरण सेंटर चलाए जा रहे हैं। आशा शेल्टर होम में 14 मौत की मिस्ट्री क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में इस पहेली को सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी रविकांत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रविकांत ने इन सेंटर में क्या अहम जानकारियां मिली, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। रविकांत ने इसे तैयार किया है। यहाँ पर ऐसे लोगों को जहाँ हमें ज़्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए, ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए और ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, वहाँ पर जो मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको बेहद बुरी हालात में रखा गया है। लंबे समय से उनको कुपोषण का वो शिकार हैं और पानी गंदा पीने को मिलता है। इन सब वजहों से उन्हें अलग अलग रोग हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, बेड सोर हो जाता है और तमाम तरीके की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जिनकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है। अब सवाल है कि शेल्टर होम में क्या बच्चों को भरपेट और हेल्दी फूड नहीं मिलता? आशा किरण का डाइट चार्ट क्या कहता है? अब इसका मेन्यू पटियाल से जान लीजिए।
1 जुलाई 2024 को ब्रेकफास्ट में क्या मिला इन बच्चों को? पूरी के साथ आलू छोले की सब्जी और चाय मिली थी। लंच में क्या मिला? मिक्स वेज, मिक्स दाल, रोटी और चावल मिले थे। शाम के स्नैक्स में क्या मिला? भुने हुए चने मिले और चाय मिली थी। डिनर में क्या मिला? आलू, शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में मसूर की दाल, रोटी और चावल। इसी तरह 5 दिन का डाइट प्लान शेल्टर होम में बनता है। 5 दिन सुबह, दोपहर और शाम को खाने में अलग अलग चीजें दी जाती हैं। हर 5 दिन बाद डाइट प्लान रिपीट हो जाता है। आशा किरण में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच वक्त वक्त पर होती रहती है या नहीं? बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए कितने डॉक्टर हैं? अब पटियाल आशा किरण शेल्टर होम के हेल्थ सिस्टम का डीएनए टेस्ट करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटर की क्षमता सिर्फ 510 लोगों के रहने की है। फिलहाल इस सेंटर में 980 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए 6 डॉक्टर हैं और 17 नर्स। साल 2016 में सीएजी की रिपोर्ट में इन सेंटर पर सवाल उठाए गए थे और कहा यह गया था कि इन सेंटर पर जरूरत से ज्यादा बोझ है। 2017 में महिला दिल्ली आयोग की आशा किरण सेंटर पर जो भीड़ और सुविधाओं थी, इसके मुद्दे को भी उठाया था उन्होंने और यह कहा था कि यहां बोझ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति जरूर चढ़ जाती है। 14 मौतों पर दिल्ली में कैसा सियासी संग्राम छिड़ा है, इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूं। ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है। ये जो सरकार के मंत्री हैं, ये कमरों में बैठकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता, और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंग। उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको, और ये है इनका मेन्यू पेपर्स के ऊपर। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। आखिर इतना तामझाम होने के बावजूद मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की मौत कैसे हो सकती है? बच्चों की देखरेख के लिए बजट कितना है? अब पटियाल आशा किरण शेल्टर होम के बजट का परीक्षण करेगा। साल 2024-25 की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली सरकार ने आशा किरण शेल्टर और अन्य एक्टिविटीज के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। अब मैं आपको कुपोषण पर मिले आंकड़ों की एक और जरूरी जानकारी देता हूं। कुपोषण पर मिली रिसर्च के मुताबिक 5 साल में कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले देखने को मिल जाते हैं। कुपोषण को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला, बौना, जो दिल्ली में करीब 31% बच्चों में देखने को मिला है और देश में यह आंकड़ा करीब 36% है। दूसरा असर होता है कम वजन। यह दिल्ली में करीब 22% देखने को मिला है और देश में कम वजन का आंकड़ा करीब 32% देखने को मिलता है। अब पटियाल चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक पार्टियों को राहत के परीक्षण के तरफ बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, अब आप ये जान लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस मामले में जांच के कई रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी जांच करवाना जल्दबाजी होगा। राजनीतिक पार्टियों से चंदे का पैसा जब्त करना या इनकम टैक्स को दोबारा असेसमेंट के लिए कहना हमें जरूरी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन मामलों में एजेंसी जांच बंद कर देती है उसके खिलाफ शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला फरवरी के महीने में आया था। मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे का डेटा सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी स्कीम ही रद्द कर दी तो याचिकाकर्ता एसआईटी जांच की मांग करने लगे। अब आप ये जान लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया था। डेटा पब्लिक होने के बाद मार्च 2024 में यह याचिका दायर की गई जिसमें
दो मुख्य मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से कराई जाए। एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। दूसरी मांग ये रखी गई थी कि घाटे में चल रही कई शेल कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कैसे कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली राशि अगर उनसे वसूल की जाए, क्योंकि यह अपराध का जरिया या अपराध से की गई कमाई है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दो और धंधा लो स्कीम थी? यह जांच का सब्जेक्ट है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में एसआईटी जांच का रास्ता अब बंद हो चुका है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।